आपने लड़ाई शुरू करी है, खत्म हम करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो बहुत रेपुटेशनल लॉस होगा अमेरिका का। जितने दिन लड़ाई लंबी चलेगी लॉस होगा। और ईरान की स्ट्रैटेजी है कि एक सकर पंच उसका लग गया। उसने अगर इब्राहिम लिंकन को डुबो दिया, वो हाथ धो के पीछे पड़ गए उसके। इब्राहिम लिंकन को डुबो दिया तो साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब को लेने के देने पड़ जाएंगे। मेटा वॉर, इंफॉर्मेशन वॉर, आप जितनी भी जीत जाएं टीवी के ऊपर, ग्राउंड पे आप पिट रहे हैं और पूरी दुनिया आपको पिटते देख रही है। आई एम नीदर फॉर दिस गवर्नमेंट दैट गवर्नमेंट, आई एम फॉर इंडिया। मैं एक फौजी हूं साहब, 37 साल झक मारी है मैंने फौज में, लड़ाई पे लड़ाई लग रही है, अपनी जान जोखिम में डाली है। माई कंसर्न इज माई कंट्री। डोनाल्ड ट्रंप के दावों वाली दुनिया में हकीकत और कल्पना के बीच की लकीर अक्सर धुंधली हो जाती है। उनका हालिया दावा कि ईरान ने अपना सर्वोच्च नेता बनाने का बाकायदा प्रस्ताव दिया था, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के इतिहास का सबसे हास्यास्पद अध्याय बन गया। जहां ट्रंप इसे अपनी महानता और आर्ट ऑफ द डील का करिश्मा बता रहे हैं, वहीं ईरान की फॉक्स न्यूज ने 5 सूत्रीय जवाबी प्रस्ताव पेश कर इस दावे की हवा निकाल दी। ईरान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी समझौता सिर्फ शर्तों पर होगा, ना कि ट्रंप की किसी सनक पर। इस पेचीदा भू राजनीति और ईरान की आक्रामकता मानसिकता को गहराई से समझने के लिए जरा मेजर जनरल जेडी बख्शी की जुबानी सुनिए। आखिर क्या है असली नीति, असली रणनीति? ईरान किस स्ट्रेटेजी पर यूएस को घुटनों पर लाने की कोशिश कर रहा है? सुनिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी क्लोज्ड है, भारत के लिए भी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। आप कैसे देख रहे हैं सर, क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास अभी? देखिए साहब, ये ईरान ने एक एसिमेट्रिक कॉन्फ्लिक्ट फाइट किया है, ग्रोस अंडर एस्टिमेशन किया यूनाइटेड स्टेट्स ने, इजराइल ने, ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज का, और उनको भारी खमियाजा चुकाना पड़ा है। जी देखिए, युद्ध के देवता कभी एरोगेंस पसंद नहीं करते। टार्जन जैसे अपनी छाती पीट के क्रीग बुंडोलो वगैरह कहना लड़ाई के पहले बहुत आसान है, बट इफ यू आर नॉट एबल टू मेंटेन इट देन यू सफर ग्रेट रेपुटेशनल लॉस। और अमेरिका जो कि वर्ल्ड का ओनली सोल सुपर पावर, मेजर पावर माना जा रहा था, ग्लोबल सुपर पावर, उसकी इमेज में बड़ा सारा डेंट आ गया है। और जितनी देर ये लड़ाई चलेगी वो इमेज उसकी और नुकसान होगा। उसने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स भेजे थे। इब्राहिम लिंकन गल्फ ऑफ हॉर्मुज में गया। ईरान ने कहा कि हम इसे सिंक कर देंगे, और उनके पास शिप, शोर टू शिप मिसाइल्स, एंटी शिप मिसाइल्स बहुत सारे, और इनसे डर के उनको अपना एयरक्राफ्ट कैरियर गल्फ ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकाल के गल्फ ऑफ ओमान में ले गए। और फिर उनके ऊपर कोई 8 मिसाइल फायर किए ईरान ने, और अब वो 1000 किलोमीटर पीछे ले गए हैं। कैरियर इंस्टेड ऑफ बीइंग एन एसेट एक लाइबिलिटी बन गया है, विच इज अ मेजर थिंग इन द ग्लोबल वॉरफेयर। क्योंकि अभी तक अमेरिका की पावर प्रोजेक्शन वाज ड्यू टू एयरक्राफ्ट कैरियर्स। जी अब ये एंटी एक्सेस, एंटी डिनायल स्ट्रेटजी के चलते एयरक्राफ्ट कैरियर्स ही दे हैव बिकम अ थ्रेटेंड स्पीशीज। इज अ पैराडाइम शिफ्ट इन वॉर। और देखिए, ये एक और चीज दर्शाता है, दिस इज कॉल्ड विल टू फाइट। इजराइल की मोसाद ने पहले दर्शाई थी द न्यू स्ट्रेटजी ऑफ डीकैपिटेशन। ये दिखाई थी 2024 के आखिर में हिजबुल्लाह के बरखिलाफ, जबकि नासरुल्लाह को मार डाला, टॉप लीडरशिप को मार डाला, मिड टायर लीडरशिप को बस्टिंग पेजर बॉम्ब से मार डाला, और वो लोग के घुटने टिका दिए थे। ठीक है, फिर यही चीज उन्होंने ट्राई करी, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर, ज्यादातर इजराइल ने, अगेंस्ट ईरान पिछले साल जून 12 डे वॉर। ठीक है, फिर डीकैपिटेटिंग स्ट्राइक से शुरू किया, और ईरान को 18 घंटे लगे थे रिस्पॉन्ड करने में। फिर यही चीज मादुरो के खिलाफ वेनेजुएला में की गई, और उसके बाद तो एरोगेंस के मारे पगला गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स। और इन्होंने जो है अब नहीं, मैं आई जस्ट फिनिश।
जी। इन्होंने अब जो है ये ईरान के खिलाफ फिर इस्तेमाल किया। द थिंग इज, इफ यू यूज वन न्यू टैक्टिक फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, इट विल गिव यू सरप्राइज एंड शॉक इफेक्ट। फोर्थ टाइम आप इस्तेमाल करें, they have worked out their counter strategy of dispersion of what is called decentralized command and control delegation. उन्होंने 31 जो IRGC के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर एक के पास मिसाइल और ड्रोन्स हैं, बोला कोई ऑर्डर्स का इंतजार मत करना, जैसे ही ईरान पे हमला होता है ठोको अपने मिसाइल नॉन स्टॉप। जी। और उन्होंने 1 घंटे में रिस्पॉन्ड किया, और देखिए साहब, अगर सच्ची में देखा जाए, बुरे हाल कर दिए हैं अमेरिका के और ईरान और इजराइल, बहुत नुकसान। देखिए, आई थिंक मेरी रेकनिंग में अभी तक हमने पीस इनिशिएटिव कर देना चाहिए था। बहुत भारत की महिमा मंडन होगा अगर भारत पीस इनिशिएटिव करे, और इट विल वर्क। इट इज लाइकली टू वर्क बिकॉज ये वॉर कैनॉट कंटिन्यू फॉर एवर। ठीक है, ईरान भी जानता है ये चीज कि इट कैनॉट कंटिन्यू फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। उसका भी नुकसान भीषण हो रहा है, ठीक है। ईरान की भी गलती है एक किस्म से कि भाई उन्होंने क्यों धमकियां दी कि हम ईरान को, सॉरी, इजराइल को तबाह कर दें। तो फिर आपको भी खमियाजा भुगतना पड़ा है ना, उन्होंने भी तो धमकी दी। अब अगर इजराइल लड़ रहा है तो वो बेवजह तो नहीं लड़ रहा। 2003 अक्टूबर में सब जानते हैं क्या हुआ। ईरान की भी गलती है कि उसने क्यों बेवजह इजराइल को वाइप आउट करने की धमकी दी। ये रियलिटी है, इजराइल इज अ रियलिटी। अब आप बोले कि वाइप आउट करें, तो फिर वो भी कहता ठीक है साहब, मैं भी वाइप आउट करूंगा। आप ही अकेले थोड़ी ना कर सकते हो। तो नुकसान तो उन्होंने भी जम के किया है साहब। अब ईरान के लोगों को भी देखना होगा कि कब तक ये चलता रह जाएगा। दे हैव मेड अ पॉइंट। आई थिंक उन्होंने, दुनिया की इज्जत बढ़ गई है ईरान के लिए, द वे दे हैव फॉट। I mean, the way they have fought, no doubt. As a military soldier, my salute. तो जहां भी हिम्मत और करेज दिखाई जाती है तो सोल्जर्स, हम लोग हमेशा उसको सैल्यूट करते हैं, चाहे हमारा दुश्मन भी हो। पाकिस्तान का वो असलम शेर कारगिल में बहुत अच्छा लड़ा, तो हमने जब उसकी बॉडी दे रहे थे वापस, वो ले नहीं रहे थे, हमने कहा अच्छा साहब ये ले लो, ही इज फॉट वेरी वेल, हमारी तरफ से आपका निशाने हैदर इसको मिलना चाहिए। उसको मिला। ठीक है। वी रिस्पेक्ट करेज, वी रिस्पेक्ट ब्रेवरी, वी रिस्पेक्ट अ पेट्रियोटिक एटीट्यूड, चाहे किसी भी देश का हो। वो अपने मुल्क का वफादार तो है। अरे जो अपने मुल्क का वफादार नहीं हो तो वो किसके बाप का वफादार होगा। ठीक है। So that is there, but that having been said, it is now time to call it off. इंटेलिजेंस, अकल इसमें है कि इट विल हैज टू बी कॉल्ड ऑफ, इट विल बी कॉल्ड ऑफ। व्हाई शुड वी नॉट टेक द क्रेडिट फॉर इट? मोदी जी को बहुत महिमा मंडन होगा अगर वो पीस इनिशिएटिव ले ले, एंड इट विल वर्क। क्योंकि एज इट इज बस हो गई है दोनों की, मुंह से झाग निकल रहा है साहब। हम फौजी देख सकते हैं, आपको ना दिखे, फौजियों को दिख जाता है दूसरी साइड में। जनरल बख्शी के चिरपरिचित अंदाज में कहें तो ईरान कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी सभ्यता वाला एक ऐसा जिद्दी मुल्क जो कि असिमेट्रिक वॉरफेयर यानी कि छापामार युद्ध का उस्ताद है। ईरान की नीति कभी भी सीधे टकराव की नहीं रही, बल्कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती और इराक में शिया मिलिशिया के जरिए अमेरिका के इर्द गिर्द रिंग ऑफ फायर तैयार कर दिया। बख्शी अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि ईरान ने अपनी रणनीतिक गहराई इतनी बढ़ा ली कि वो बिना एक भी परमाणु बम फोड़े पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर करने की ताकत रखता है। ट्रंप जिसे सर्वोच्च नेता का पद समझ रहे हैं, वो दरअसल ईरानियों की ताकिया नीति का हिस्सा हो सकता है, जिसमें वे दुश्मन को अपनी बातों में उलझाकर समय काटते हैं। जनरल बख्शी के अनुसार ईरान का असली मकसद अमेरिका को इस क्षेत्र में पूरी तरह बाहर खदेड़ना है, ना कि उसे अपनी सत्ता की चाबियां सौंपना। और इसी के मद्देनजर, इसी क्रम में रीढ़ चाहता है कि वो अगर यूएसएस अब्राहम लिंकन को क्षति पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए, अगर उसे डुबो दिया, तो ईरान अब सीधे तौर पर अमेरिका की रीढ़ पर वार करता नजर आएगा। बीते दिन हमने आपको खबर दिखाई थी जहां पर ईरान ने दावा किया था कि उसने यूएसएस अब्राहम लिंकन डुबो दिया है, वीडियो भी जारी किया था। और चौतरफा अमेरिका की किरकिरी, अमेरिका के सुपर पावर होने की बात
खत्म होती नजर आई थी। ईरान की इसी आक्रामकता का सबसे खौफनाक चेहरा तब सामने आया जब उसने खुलेआम अमेरिकी नौसेना के गौरव विमानवाहक पोत, जिसका हमने जिक्र किया, यूएसएस अब्राहम लिंकन को समुद्र में डुबोने का दावा कर दिया था। ईरान की जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड आईआरजीसी है, उसका मानना है कि उनके पास स्वामिंग टैक्टिस यानी कि हजारों छोटी मिसाइलें, बूट्स और अत्याधुनिक एंटी शिप मिसाइल्स का एक ऐसा जाल है जो कि अमेरिकी रडार्स को चकमा देकर लिंकन जैसे विशालकाय जहाज को कबाड़ के ढेर में तब्दील कर देगा। ईरान ने बार बार ये संदेश दिया कि उसकी गाड़ी में घुसने का मतलब है मौत को दावत देना। उनके लिए अब्राहम लिंकन सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि अमेरिकी दादागिरी का प्रतीक है, जिसे निशाना बनाकर वे पूरी दुनिया को अपनी सैन्य क्षमता का लोहा मनवाना चाहते हैं। हकीकत तो ये कि ट्रंप की जादुई कहानियों और ईरान के सैन्य दावों के बीच एक बड़ा मनोवैज्ञानिक युद्ध चल रहा है। ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया उन्हें एक ऐसा मसीहा माने, एक ऐसे मसीहा के रूप में देखे जिससे दुश्मन भी खौफ खाएं और सम्मान में अपना सिंहासन छोड़ दें। लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और है। ईरान ने अपने 5 बिंदुओं के जरिए ट्रंप के सामने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे लांघना किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए मुमकिन नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की उस सुपर पावर छवि के लिए बिल्कुल नहीं, जो लगातार अब इन दिनों सीज फायर की बात कर रहा है, जिसका कहना है कि 5 दिनों का सीज फायर हमने ईरान के साथ बातचीत पर कर लिया, लेकिन बदले में ईरान ने सभी बातों को, पोस्ट को झूठा करार दिया। ये पूरा माजरा अब एक गंभीर कूटनीति से ज्यादा एक ग्लोबल कॉमेडी सर्कल जैसा नजर आ रहा है, जहां एक तरफ ट्रंप अपनी काल्पनिक कहानी, काल्पनिक ताजपोशी के सपने बुन रहे हैं। उनका मानना है कि ईरान उन चाहता है कि सुप्रीम लीडर के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप नजर आए। वहीं दूसरी ओर ईरान अपने मिसाइल ठिकानों को सक्रिय कर अमेरिका के सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों को अपनी रडार पर लेने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि वर्चस्व और साख की है, जिसमें ट्रंप की फंतासी और ईरान की जिद के बीच दुनिया एक बड़े खतरे की आहट सुन रही है। पूरे विश्व में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। अब बात देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 23 मार्च वाले लोकसभा भाषण की, जहां उन्होंने कहा कि देश ने कोरोना जैसी स्थिति देखी है और अभी संकट का वक्त है। आखिर क्या सचमुच जो देश में कोरोना वाले हालात हो चुके हैं या आने वाले दिनों में हो जाएंगे? क्या लॉकडाउन लगेगा या फिर और भी ज़्यादा कोई कठिन विपदा आने वाली है? इस पर हमने बात की 2 खास मेहमान से, जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता वरुण जी साफ तौर पर बता रहे हैं देश में क्या है हालात और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना जैसे हालात की बात कर रहे हैं। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। देखिए मुकुंद जी, सबसे पहले जब देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया है कोविड जैसी सिचुएशन मतलब इमरजेंसी सिचुएशन है, इसलिए अफवाह उड़ा रहा है कोई विपक्ष का नेता क्या कह रहा है, इसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है। प्रधानमंत्री खुद मान रहे हैं कि इमरजेंसी है, डेफिनेटली इमरजेंसी है। दूसरी बात, आपने कांग्रेस प्रदेशों की बात की। राजस्थान में 12 रुपए ज्यादा है पेट्रोल और डीजल, 10-10, 12-12 रुपए ज्यादा। बीजेपी की सरकार है ना, क्यों नहीं कम करा देते? फिर कांग्रेस की 3 सरकारें उसमें पीछे पड़ रहे हो। स्टेट्स के पास रेवेन्यू का कौन सा मॉडल है, आप मुझे बताइए। एक जीएसटी होता है, तो जीएसटी के दायरे में तो नहीं लाए ये डीजल पेट्रोल को, इतने टाइम से सब मांग कर रहे हैं। अगर उसके दायरे में ले आया होता जीएसटी काउंसिल तय करती, केंद्र सरकार का भी उसमें शेयर रहता। अब राज्य सरकारें 2-2, 5-5, मैं तो राजस्थान का उदाहरण दे रहा हूँ, राजस्थान में भी और दूसरी स्टेट्स में भी आप कंपेयर करोगे तो कुछ स्टेट्स में बहुत कम है, कुछ स्टेट्स में बहुत ज्यादा। बीजेपी रूल स्टेट्स में भी, तो वो ये तो केंद्र सरकार, मैंने शुरुआत में कहा कि विपक्ष के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री खुद बात करें, गृह मंत्री करें, वित्त मंत्री करें, बात करें, आपस में एक दूसरे समन्वय तो स्थापित करें। ये बस हमारे तो भाजपा राज्य में तो ऐसा भाजपा, तो आप खुद ही डिवाइड कर रहे हो देश को। मैंने तो कहा ही नहीं शुरू से कि भाजपा या कांग्रेस या विपक्ष की सरकार, आप सब एकजुट होकर के, प्रधानमंत्री की ड्यूटी है सारे मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाए, मैंने शुरुआत में कहा। अब आप जब संकट सर पे आएगा जब थोड़ी मीटिंग बुलाओगे, 1 महीना तो हो गया इस संकट को, आपको पहले ही बुलानी चाहिए थी। चलिए अब कोई बात नहीं, लेट आए दुरुस्त है, लेकिन आप उसको काम तो करोगे ना। विपक्ष पे थोड़ी हर चीज को, 12 साल आपकी सरकार हो गई, विपक्ष के सिर पे थोपते जाओगे ऐसा। विपक्ष की, और जो आज तक आपने दाम बढ़ने की बात की है, जिस हिसाब से संकट लग रहा है डेफिनेटली बढ़ेगा भाव, कहीं ना कहीं से तो कम करेंगे ना। अगर इसमें पेट्रोल गैस में नहीं बढ़ाएंगे, थोड़ा ही बढ़ाया है तो कहीं और एडजस्ट करेंगे। जनता की तो जेब खाली होनी है, पैसा जनता का ही है। आपको ऐसे टाइम पर जब फाइनेंशियल क्राइसिस देश में 83% आपका जीडीपी पे कर्जा है, आपको ये बुलेट ट्रेनें जो आम आदमी के काम की नहीं है, एयरपोर्ट, वो आपको बनाने की जरूरत क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से? आम आदमी के काम का नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, हो ना तो किसान के काम का है। आप उस चीज पे तो ध्यान देना नहीं चाहते। जो जीएसटी से कलेक्शन आ रहा है आपके पास में,
खूब सारा पैसा आ गया, आप उसको उड़ाए जा रहे हो। आप मेरे को शब्द ऐसे लेने नहीं चाहिए, पर लेना पड़ रहा है क्योंकि ये डिस्कशन ऐसा हो गया। आप जी, पैसा जीएसटी कलेक्शन आ रहा है, आप ये बुलेट ट्रेन बना दिए, एयरपोर्ट बना दिए, ये आम जनता के कोई काम के नहीं। रेवेन्यू होगा उत्तर प्रदेश में, कितने एयरपोर्ट बने हुए बंद पड़े हैं, आप पैसा फेंके जा रहे हो जनता का, गरीब आदमी का, आम मिडिल क्लास का खून चूस रहे हो। मैंने कहा आपको एक 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 वो मॉडल भी लाना चाहिए था, जो क्योंकि स्कूली सीजन है, इस समय सेशन शुरू हो रहा है, एक छोटा सा एग्जांपल दिया जिससे मिडिल क्लास परेशान है। और बहुत से कारण है। अब जैसे आपने भी, आपके रिपोर्टर्स कह रहे हैं पेट्रोल बढ़ा रहे, पेट्रोल अरे बढ़ाएंगे क्यों नहीं, जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं क्राइसिस आने वाला है, प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे हैं कॉमर्शियल सिलेंडर आपने बंद कर दिए, हमारे पास नहीं है, तो क्या ये डायरेक्ट नहीं है क्या, खाली विपक्ष के सिर पे लगाओगे बात? तो गवर्नमेंट खुद ही कह रही है क्राइसिस है, तो जनता इतनी, जनता में भी, जनता कैसे बैठी रहेगी आप मुझे बताइए। गैस सिलेंडर जिसके पास 2 बोतल है वो तो भरवाएगा। अभी तक इन्होंने, कल परसों मैंने सुना है कि मैंने टीवी पे उसके पहले भी कहा था, एलपीजी पीएनजी में जिनके पाइपलाइन आ रही है उसमें क्यों नहीं आप राशनिंग कर रहे हो? आप बोतल वाले को तो कह दिया आप 25 दिन से पहले नहीं भरा सकते, उसके तो 2 ही बोतल है, जिसके पाइपलाइन आ रही है उसमें क्या आपने राशनिंग करी है? ये इतना ही जाएगी, 14 किलो जो आती है, 14.6 ले सकता है हर महीने या 25 दिन तक, उसमें तो कोई राशनिंग नहीं है। तो जो अपर क्लास हो रही है, एलिट क्लास हो रही है, वो तो एंजॉय कर रही है। आप कारों की कह रहे हो, आम आदमी की टंकी में कितना सा मोटरसाइकिल स्कूटर में तेल भराएगा? आप बड़ी बड़ी जो ऑडी गाड़ियां खरीद रहे करोड़ों की, उसमें राशनिंग क्यों नहीं करते हो? जो जिनके पास ऑलरेडी सब कुछ है, संपन्न है, उन पे राशनिंग करो, आम आदमी पे राशनिंग करने से क्या होगा? और क्राइसिस होगा तो राशनिंग होगी, राशनिंग होगी तो आम आदमी परेशान होगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, समय है तो आपके पास में, नोटबंदी में आज दिन तक कौन से अधिकारी, कौन से बड़े आदमी, कौन से नेताओं के नोट बदले गए बैंकों की लाइन में लगे? इक्का दुक्का कोई साधारण सा आदमी जो ईमानदार होगा वो लगा होगा, सबके नोट बदल गए घर बैठे, कैसे बदल गए? तो ये आम जनता इस चीज को देख रही है, मिडिल क्लास के तो पीछे पड़े हुए हैं हर चीज में। इसमें बीजेपी कांग्रेस सारे ही शामिल है ना, मिडिल क्लास तो बीजेपी को भी वोट खूब सारा देती है, ज्यादातर देती है, तो सबसे ज्यादा खून आप उसी का चूसोगे क्या? मैं फिर बीजेपी कांग्रेस नहीं कर रहा हूँ, इनको मिडिल क्लास के लिए कोई सोल्यूशन लाना चाहिए और इसको तुरंत लाना चाहिए। 1 महीना हो गया, प्रधानमंत्री कह के चल दिए पार्लियामेंट में, भाई क्राइसिस जैसे, अब क्या करोगा आम आदमी, क्या करेगा? नहीं भराएगा पेट्रोल, नहीं कुछ, आपने जितना पैसा उतना ही तो करेगा, होर्डिंग तो कर ही नहीं पाता है मिडिल क्लास, उसके पास इतना पैसा हैगा आज के जमाने में, तो वो थोड़ा बहुत अपनी मोटरसाइकिल स्कूटर की टंकी भर ली, किसी बार छोटी गाड़ी है उसको भर लिया, किसान है तो ट्रैक्टर में भर लेगा, कोई डीजल की 2 टंकियां होती है जनरेटर कुआ चलाने के लिए इंजन के, वो भर लेगा, बाकी क्या करेंगे वो? बाकी तो होर्डिंग ही हो रही है, तो सरकारें जिसकी वो दोषी है कि नहीं? ज्यादातर बीजेपी की सरकारें हैं, यहाँ कांग्रेस की सरकार, अगर वो गड़बड़ होती है आप मुख्यमंत्री से बात करें, प्रधानमंत्री धमकाए उसको, कैसे हो रहा है उसको गड़बड़ियां? वो तो आप संवाद तो स्थापित नहीं करना, समन्वय स्थापित नहीं करना और दोष विपक्ष में देना। मैं कह रहा हूँ इस रवैये से बाहर आना बहुत अर्जेंटली जरूरी है। चलिए जवाब ले लेंगे। इमरजेंसी कह रहे हैं, वैसे इमरजेंसी है, वरुण जी, मानसिकता से बाहर आना है। आप अगर 15 दिन तक आप विपक्ष को नहीं कोसोगे, उसके बाद अगर विपक्ष कुछ कहता है तो पूरी जनता विपक्ष को कोसेगी, आपकी जरूरत ही नहीं है। आप क्यों नहीं सदा शहता पे आते हो? उस चीज नहीं आना है। और अंत में बात आम आदमी पार्टी के बेबाक राज्यसभा सांसद संजय सिंह की। संजय सिंह ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण संशोधन बिल का विरोध किया। विरोध में नरेंद्र मोदी और उनकी सत्ता पर किस तरह से वार किया, ट्रांसजेंडर्स के लिए क्या कुछ कहा, जरा सुनिए ये धांसू भाषण। मैं तो हैरान हूं, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं दारू पी के आ जाते हैं, सिगरेट पी के आ जाते हैं, ऐसा है वैसा है। आप नैतिकता के अलंबारदार हो गए। आप जो है सबसे बड़े दूध के धुले हो गए। कौन बीजेपी के लोग हैं? आके सामने बोलिए, क्या आप लोग दारू सिगरेट नहीं पीते? क्या आप लोग दारू सिगरेट नहीं पीते? आपको शर्म आनी चाहिए। पूरे देश के किन्नर समाज के लोग आपके चेहरे पर कालिक लगाने का काम करेंगे। ये विश्वासघात कर रहे हैं आप। ये किस समाज के लोगों से आप दुश्मनी ले रहे हैं? भगवान श्री राम जब वनवास जा रहे थे मान्यवर, तो उन्होंने नर से कहा आप जाइए, नारी से भी कहा आप जाइए, किन्नर समाज के लोगों से नहीं कहा। वो वहीं रुके रहे, वहीं इंतजार करते रहे, और जब भगवान श्री राम वापस आए तो उन्होंने आशीर्वाद दिया उनकी भक्ति को देख के। आप उस समाज के साथ विश्वासघात करने जा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में जाके भारत का प्रतिनिधित्व किया, इस समाज से मधु किन्नर निकल के आई, इस समाज से सबनम मौसी निकल के आई जो पहली विधायक बनी मध्य प्रदेश से, इस समाज से आशा किन्नर निकल के आई जो गोरखपुर की मेयर बनी, इस समाज से जयता मंडल निकल के आई जो बंगाल में जज बनी, इसी समाज से गौरी सावंत निकल के आई जो सामाजिक कार्यकर्ता और ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का काम जिन्होंने किया, इसी समाज से मानवी बंदोपाध्याय निकल कर आई और उन्होंने एक कॉलेज की प्रिंसिपल बनने तक वो बनी।
धन्यवाद मान्यवर, आपने इस महत्वपूर्ण बिल पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं इस बिल के विरोध में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं और सरकार से मांग करता हूं कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। और ये मैं इसलिए कहता हूं कि जिसके लिए आप ये बिल बनाने जा रहे हैं, कम से कम उनकी भावनाओं को समझिए, सुनिए, उनसे बातचीत कीजिए और भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बातचीत कीजिए और उसके बाद कोई ऐसा बिल लेके आइए जिससे उनका भला हो सके। मान्यवर, 45 वर्षों के बाद इस सदन को गर्व होना चाहिए, इस सदन को गर्व होना चाहिए कि 45 वर्षों के बाद त्रुचि शिवाजी ने एक बिल प्रस्तुत किया था राज्यसभा में जो पास हुआ, उसका गर्व होना चाहिए आपको। लेकिन आपने उसको पलट दिया, जाके लोकसभा में पलट दिया। 2019 में एक बिल आपने पास किया और उसके बाद उसके परिवर्तन में फिर आप खड़े हो गए, अपने ही बिल के परिवर्तन में आप खड़े हो गए। मान्यवर, मैं एक घटना का उदाहरण आपको देना चाहता हूं। ये किस समाज के लोगों से आप दुश्मनी ले रहे हैं? भगवान श्री राम जब वनवास जा रहे थे मान्यवर, तो उन्होंने नर से कहा आप जाइए, नारी से भी कहा आप जाइए, किन्नर समाज के लोगों से नहीं कहा। वो वहीं रुके रहे, वहीं इंतजार करते रहे और जब भगवान श्री राम वापस आए तो उन्होंने आशीर्वाद दिया उनकी भक्ति को देख के। आप उस समाज के साथ विश्वासघात करने जा रहे हैं, उस समाज के साथ आप धोखा देने जा रहे हैं। वो बधाइयां देने का काम करते हैं, हर शुभ अवसर पर उनको बुलाया जाता है, हर शुभ अवसर पर उनको शुभ माना जाता है। आप उनको धोखा देने का काम कर रहे हैं। आप किन्नर समाज के लोगों का कल्याण करना चाहते हैं? कल्याण की कहानी सुनेंगे आप कैसा कल्याण कर रहे हैं? वर्ष 2021-22 में मोदी जी की सरकार ने 20 करोड़ रुपए इनके कल्याण के लिए आवंटित किया, खर्च किया मात्र 1,91,00,000 रुपए, मात्र 9.55%। 2022-23 में 30 करोड़ रुपए आपने आवंटित किया किन्नर समाज के कल्याण के लिए, खर्च किया मात्र आपने 12 लाख रुपए, 0.4%। वर्ष 2023-24 में वर्ष ऑथेंटिकेट करूंगा नहीं, प्रतिशत में थोड़ा ज्यादा है। हाँ, मैं बता रहा हूं, प्रतिशत गलत करो। 0.0 ये समय जो बोला सर मुझे दीजिएगा। 2023-24 में आपने आवंटित किया 52.91 करोड़ रुपए और आपने खर्च किया 6.59 करोड़ रुपए, 12.45% मात्र। वर्ष 2024-25 में आपने आवंटित किया 68 करोड़ 46 लाख रुपए और आपने खर्च किया 5 करोड़ 14 लाख रुपए, 7.5%। आपको शर्म आनी चाहिए। पूरे देश के किन्नर समाज के लोग आपके चेहरे पर कालिक लगाने का काम करेंगे। ये विश्वासघात कर रहे हैं आप, ये विश्वासघात कर रहे हैं आप उनके साथ। हर साल आपने उनके कल्याण के नाम पर जो बजट निर्धारित किया, उतना पैसा भी नहीं खर्च किया, उतना पैसा भी नहीं खर्च किया। और इस समाज से कैसे कैसे लोग निकल कर आए मान्यवर। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में जाके भारत का प्रतिनिधित्व किया, इस समाज से मधु किन्नर निकल के आई, इस समाज से सबनम मौसी निकल के आई जो पहली विधायक बनी मध्य प्रदेश से, इस समाज से आशा किन्नर निकल के आई जो गोरखपुर की मेयर बनी, इस समाज से जयता मंडल निकल के आई जो बंगाल में जज बनी, इसी समाज से गौरी सावंत निकल के आई जो सामाजिक कार्यकर्ता और ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का काम जिन्होंने किया, इसी समाज से मानवी बंदोपाध्याय निकल कर आई और उन्होंने एक कॉलेज की प्रिंसिपल बनने तक वो बनी। मान्यवर, आप किसी के तो सगे हो जाओ, किसी के तो सगे हो जाओ। नौजवानों को आपने धोखा दिया अग्निवीर लाके, किसानों को आपने धोखा दिया, फसल का दाम नहीं देते, 3 काला कानून लेके आए, 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। कोरोना में आपने पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया, नोटबंदी में लाइन खड़ा कर दिया, गैस में लाइन खड़ा कर दिया।
अपनी पहचान कराने के लिए एक ट्रांसजेंडर को लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा, उसकी जांच की जाएगी, पड़ताल की जाएगी, उसकी बेइज्जती की जाएगी। मैं तो हैरान हूं, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं दारू पी के आ जाते हैं, सिगरेट पी के आ जाते हैं, ऐसा है वैसा है। आप नैतिकता के अलंबारदार हो गए। आप जो है सबसे बड़े दूध के धुले हो गए। कौन बीजेपी के लोग हैं, आके सामने बोलिए, क्या आप लोग दारू सिगरेट नहीं पीते? क्या आप लोग दारू सिगरेट नहीं पीते? आप इतने बड़े दूध के धुले बन गए। मैं खत्म कर रहा हूं सर, खत्म कर रहा हूं, खत्म समाप्त कर रहा हूं सर। अरे आपने बीच आपको नहीं कहा सर, आप ना दारू पीते हैं ना सिगरेट पीते हैं, मुझे पता है, मुझे पता है। मान्यवर, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे इस सदन में किन्नरों को, किन्नर समाज के लोगों को, ट्रांसजेंडर्स को अपमानित करने का काम लगातार जो किया जा रहा है, ये बंद किया जाए, उनसे कंसल्ट किया जाए और तब सेलेक्ट कमेटी में भेजकर ही इस बिल को पास किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज देश दुनिया की वो बड़ी खबरें जिनका जानना आपके लिए, हमारे लिए और पूरे देश के लिए था जरूरी। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.